नेगेटिव बैक्टीरिया, एक तो ये वाला जो लेयर है ये सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ है। और जो दूसरा ये लेयर है ये है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है। पेप्टिडोग्लाइकन के जस्ट ऊपर एक और लेयर है जिसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों की चीज से मिलकर बना है। ये भी साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर ये भी है। इसी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में यहां फोकस करो, इसी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में एक स्पेशल प्रोटीन और अटैच्ड है, ये वो प्रोटीन है मान लो। ठीक, और इस प्रोटीन के साथ कुछ ओलिगोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट अटैच है। ठीक, ये इस पूरे आउटर मेम्ब्रेन में अटैच्ड है। ठीक है ना, इस पूरे को बोला जाता है लिपोपोलीसैकेराइड्स। हाँ, लिपिड भी है और है ना, नहीं, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो एम्बेडेड है, अटैच्ड है प्रोटीन, एक स्पेशल प्रोटीन, लिपिड्स पार्टिकल, इस पूरे पार्टिकल्स को बोलते हैं लिपोपोलीसैकेराइड्स, बोलते हैं ना, लिपोपोलीसैकेराइड्स। अब देखो ये लिपोपोलीसैकेराइड भी तीन, मैं अलग अलग कलर से बनाया हूं, ये भी तीन चीज से मिलकर बना है। इस वाले को बोलते हैं लिपिड ए, लिपिड ए। ठीक, और ये वाला जो पार्टीशन है इसको बोलते हैं कोर प्रोटीन, कोर प्रोटीन। ठीक है, और जो सबसे सुपरनाइन पार्ट है ये वाला प्रोटीन, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओ एंटीजन, ओ एंटीजन। एग्जैक्टली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर, जो आउटर मेम्ब्रेन पे एक लिपोपोलीसैकेराइड जो एम्बेड है, वो एग्जैक्टली तीन चीजों से मिलकर बना है। सबसे जो इंफीरियर जो लेयर है वो है लिपिड ए, बीच वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं कोर प्रोटीन, और ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसको एंटीजन। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, जो लिपिड ए है ये हाईली एंटीजेनिक है, इम्यूनोजेनिक, ये हाईली इम्यूनोजेनिक है। ठीक, यानी कि हाईली इम्यूनोजेनिक का मतलब ये होता है, ये जो लिपिड ए है अगर ये बॉडी में आया, अगर एज ए फॉरेन पार्टिकल, ठीक, तो ये इसके पास इतना पावर है कि इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देगा, अपने खिलाफ एंटीबॉडी बनवा लेगा। ये मतलब है, तो ये हाईली इम्यूनोजेनिक है। ठीक, और ये जो प्रोटीन है वो एंटीजन, ये भी एंटीजन है, इसका नाम ही एंटीजन है, लेकिन लेस एंटीजेनिक है। ये नेचर में ये इम्यूनोजेनिक है, इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देता है, और ये एंटीजेनिक है, मतलब इनकम्प्लीट एंटीजन, मतलब कि एक तरह से समझ लो कि लेस एंटीजेनिक। ये भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प कर देगा, ये भी ट्रिगर करने से, इसके भी ट्रिगर करने से एंटीबॉडी बनेंगे, लेकिन लेस एंटीजेनिक है। लिपिड हाईली एंटीजेनिक है। ठीक है, कोई डाउट? अब देखो कि ये है एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से, ठीक, आफ्टर डेथ। और ये प्रोड्यूस, जब ये बैक्टीरिया डेथ कर जाएगा, ठीक है, तब ये प्रोड्यूस होंगे। लेकिन देखो ये प्रोड्यूस किस कंडीशन में होंगे, कैसे होंगे। सपोज करो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एग्जैक्टली एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस कैसे होते हैं, कई सारे मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म में मैं एक मैकेनिज्म को बता रहा हूं। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो बॉडी के अंदर इंटर किया, ठीक, और इसके ऊपर हमारी बॉडी ने इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई, एंटीबॉडी, ठीक है। ये उस बैक्टीरिया का एंटीजन है, मान लो ये उस बैक्टीरिया का एंटीजन है, ठीक। उस एंटीजन से हमारी बॉडी की एंटीबॉडी ने अटैच किया ना, बिल्कुल ऐसे होता है। और ये वाला पार्ट इसका एफसी पोर्शन एक्टिवेट हो गया। एक्टिवेट होने से ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट किया, C1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक। और ये बनाते हैं मैका फॉर्मेशन। मैका फॉर्मेशन बनेगा, ठीक। मैका फॉर्मेशन बनने से बच्चे ये डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स इसके अंदर आएंगे और इस बैक्टीरिया को डैमेज कर देंगे, ठीक है। जब डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स बैक्टीरिया को डैमेज करेंगे तब इस बैक्टीरिया की कंडीशन है वो मरने की। अभी बैक्टीरिया मर रहा है, जब ये बैक्टीरिया मरने लगेगा उस समय
ये इस लिपोपोलीसैकेराइड्स को रिलीज करेगा, इस वाले को, जो टॉक्सिन का काम करता है। एग्जैक्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर टॉक्सिन यही है। ठीक, अब ये बैक्टीरिया मरने लगा तो ये लिपोपोलीसैकेराइड्स को इसने रिलीज कर दिया। अब मैं लिपोपोलीसैकेराइड को ये स्टार शेप में बना देता हूं। यस, ठीक है, ये वो लिपोपोलीसैकेराइड है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के मरने से रिलीज हुआ है, किल होने से रिलीज हुआ है। यस सर। अब देखो ये लिपोपोलिस, ये जो टॉक्सिन, इसी को बोलते हैं टॉक्सिन। लिपोपोलीसैकेराइड, टॉक्सिन, हाँ, लिपोपोलीसैकेराइड यही है और टॉक्सिन यही है। अब देखो, अब ये बैक्टीरिया से रिलीज हो गया टॉक्सिन। अब ये टॉक्सिन क्या क्या करता है बॉडी के अंदर? पहला जो वर्क करेगा टॉक्सिन जो फर्स्ट वर्क करता है वो है, सबसे पहले ये एक्टिवेट कराएगा मैक्रोफेज को। यस सर। एक्टिवेट मैक्रोफेज, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। दूसरा जो इसका फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराएगा। ये केवल टॉक्सिन, बैक्टीरियल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल टॉक्सिन, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराएगा। तीसरा जो एक्टिवेट करेगा वो एक्टिवेट करेगा ये एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर टिश्यू फैक्टर को। यस सर। ठीक, कई सारे बुक्स में लिखा है इस टिश्यू फैक्टर की जगह हेजमैन फैक्टर। सर बीएन से फोन था नहीं। हाँ, ठीक है, हेजमैन फैक्टर। ये जो टॉक्सिन जो ये नेगेटिव बैक्टीरिया का जो ये टॉक्सिन है, इधर फोकस करो, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन है, ये आफ्टर जब डैमेज हो जाता है, डेथ करने लगता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो उसके जो टॉक्सिन पार्टिकल्स हैं यानी कि लिपोपोलीसैकेराइड्स वो रिलीज होते हैं और वो इस तीन चीज को एक्टिवेट कराते हैं। ठीक, अब ये देखिए एक्टिवेट कराने में पहला क्या करता है, अब यहाँ आते हैं एक्टिवेट मैक्रोफेज क्या करता है। तो मैं यहाँ बना लेता हूँ एक मैक्रोफेज, ये एक मैक्रोफेज है। इस माइक्रोफेज के ऊपर एक स्पेशल रिसेप्टर होता है, उसको रिसेप्टर को क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? टोल लाइक रिसेप्टर। ऑब्वियसली होता है कौन सा? MSc क्लास 2 मॉलिक्यूल। यस, ठीक है, लेकिन एक और रिसेप्टर होता है, इसको बोलते हैं टोल लाइक रिसेप्टर, टोल लाइक रिसेप्टर, TLR। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किसी क्लास में टोल लाइक रिसेप्टर क्या होता है। और दूसरा एक रिसेप्टर होता है जिसको बोलते हैं CD14। एक और होता है रिसेप्टर जिसको बोलते हैं CD14 14। ठीक, अब देखो ये जो लिपोपोलीसैकेराइड्स इन नेचर वाला बैक्टीरिया है, ठीक, ये सॉरी टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन जाके इसके साथ बाइंड करेगा टोल लाइक रिसेप्टर से, टोल लाइक रिसेप्टर पे बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद ये एक्टिवेट करेगा इस मैक्रोफेज को। ठीक, इसको, ये टॉक्सिन है ये। यस, मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा। उस समय मैक्रोफेज रिलीज करता है क्या? इंटरल्यूकिन फर्स्ट। यस सर। इंटरल्यूकिन 6 भी करें। इंटरल्यूकिन 6, वेरी गुड। और तीसरा जो रिलीज करेगा वो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। एक और प्रोडक्ट रिलीज करता है, इसको बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। यस सर। नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक, अब देखो क्या होता है, इंटरल्यूकिन फर्स्ट जाता है कहां? ब्रेन के पास। यस सर। इंटरल्यूकिन फर्स्ट देखो एग्जैक्टली ये क्या कॉज करेंगे बॉडी के अंदर। इंटरल्यूकिन फर्स्ट जाएगा ब्रेन के पास। ठीक, ब्रेन में है क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में एक प्रोस्टाग्लैंडिन है जिसको बोलते हैं PGE2। इंटरल्यूकिन 1 जाएगा हाइपोथैलेमस के पास, हाइपोथैलेमस में PGE2 को ट्रिगर करेगा। यस सर। ठीक, और PGE2 ट्रिगर करेगा EP3 को। EP3। ठीक, और ये EP3 क्या करेगा? थर्मोस्टैटिक रिसेप्टर है। थर्मोस्टैटिक रिसेप्टर, ये बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। पहला ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो इंडोटॉक्सिन रिलीज हुआ है, उस इंडोटॉक्सिन ने एक्टिवेट किया मैक्रोफेज को। मैक्रोफेज ने रिलीज किया इंटरल्यूकिन फर्स्ट
इंटरलेकिन फर्स्ट गया कहां, ब्रेन के पास, हाइपोथैलेमस, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को एक्टिवेट किया इसने EP3 को, और EP3 ने थर्मोस्टैटिक रिसेप्टर को हिट किया जिसकी वजह से बॉडी का टेंपरेचर इंक्रीज हुआ। ठीक है पहला। दूसरा इसका है इंटरल्यूकिन 6। इंटरल्यूकिन 6 का फंक्शन ये है, ये जाता है वहां इंटरल्यूकिन 6 प्लस इंटरल्यूकिन ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा प्लस इंटरल्यूकिन 1, ये जाते हैं कैपिलरीज के पास। तीनों ये है कैपिलरीज। कैपिलरीज ठीक। इस कैपिलरीज को डायलेट करेंगे। यस सर। इंटरल्यूकिन 1, 6 और TNF अल्फा ठीक, इसको डायलेट करेंगे तो ये डायलेट होगा बीच से। जब देखो, और दूसरा चीज ये ऑल्सो इसको बोलते हैं इंक्रीज परमिएबिलिटी। यस ठीक है ना, परमिएबिलिटी इसकी इंक्रीज कर देंगे ना, इंक्रीज परमिएबिलिटी पहला होगा। ठीक, दूसरा होगा ये जाएंगे ब्लड वेसल्स के पास। ये मान लो ब्लड वेसल्स है तो सर वो अभी जो बना है ब्लड वेसल, ये पहले गए इसके पास, कैपिलरीज के पास। ठीक है, कैपिलरीज के पास गए। देखो कैपिलरीज के पास जब जाते हैं तो इसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, जिसके वजह से जितने फ्लूइड्स वगैरह थे, फ्लूइड प्लाज्मा, वो सारे प्लाज्मा इसे एक्सक्रीट हो रहे हैं बाहर, सर्कुलेट हो रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एडिमा का चांसेस है, वो हो सकता है ना, क्योंकि ये सारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड इकट्ठा होंगे बाहर, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आएंगे, जिसकी वजह से एडिमा हो सकता है। और यही तीनों चीज फिर से आएंगे ये ब्लड वेसल्स के पास, और यहां पे क्या करेंगे ये वेजोडाइलेशन करेंगे। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स को डायलेट कराने, यहां पे होगा इंक्रीज, यहां पे सॉरी इंक्रीज नहीं होगा, वेजोडाइलेशन, जिसकी वजह से ब्लड ये डायलेट हो जाएंगे। ठीक है, जब ब्लड डायलेट होंगे तब क्या होगा, ब्लड डायलेट होने की वजह से दो चीज होंगी। इसके डायलेशन से सबसे पहले तो एडिमा हो रहा है, इसको डायलेट कर दिया, इसको डायलेट कर दिया तो ब्लड वेसल्स दोनों ऑलरेडी डायलेट हो गए। डायलेट होने की वजह से क्या होगा, हाइपोटेंशन होगा। बोलो यार, हाइपोटेंशन क्यों? क्योंकि जब ये ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे, ये कैपिलरीज और ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे, उस समय पेशेंट को हाइपोटेंशन होगा, हार्ट रेट उसकी स्लो हो जाएगी, जिसके वजह से कार्डियक अरेस्ट का चांस होता है। ठीक है, तो ये पहला जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैक्रोफेज में जब इंडोटॉक्सिन जब एक्टिवेट करता है तो ये बॉडी के अंदर मैकेनिज्म चलती है। आल्सो एज वेल एज नाइट्रस ऑक्साइड आल्सो इंक्रीज परमिएबिलिटी एंड नाइट्रस ऑक्साइड आल्सो इंक्रीज वेजोडाइलेशन। ठीक है ना, ये दोनों चीज करता है। कोई डाउट इसमें किसी को? नहीं। अब दूसरा चीज देखो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये इंडोटॉक्सिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से रिलीज हुआ है, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को कैसे एक्टिवेट कराता है? ठीक, ये देखो यहां पे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये एक्टिवेट हो गए, बैक्टीरिया के डेथ होने से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ये एक्टिवेट हो गए। यहां देखो, ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में यहां पे दो प्रोडक्ट निकले होंगे, एक तो C3A निकला होगा जी, और दूसरा प्रोडक्ट निकले होंगे C5A एक्टिवेट होगा ना। अब देखो ये जो टॉक्सिन है, ये जाएंगे, ये जो टॉक्सिन निकला हुआ है, ये टॉक्सिन जाएगा C3A के पास। ये वो टॉक्सिन है C3A के पास जाएगा। ये सर C3A का काम क्या है? न्यूट्रोफिल का अट्रैक्ट करना। नहीं, C3A का काम क्या है बताओ? ये मतलब कुछ वो रिलीज करता है जिसकी वजह से वो चीज ज्यादा न्यूट्रोफिल नहीं। हाँ ठीक है, C3A क्या करेगा, ये C3A फिर एक्टिवेट करेगा किसको, मास्ट सेल प्लस बेसोफिल, मास्ट सेल और बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल। ओके, अब ये जब ये C3 ये टॉक्सिन इसको ट्रिगर करेगा, एक्टिवेट करेगा, तो ये हिट करेगा मास्ट सेल और बेसोफिल, और इन मास्ट सेल और बेसोफिल से क्या रिलीज होंगे सर, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स होंगे ना, वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे कि
सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, ठीक। और ये हिस्टामाइन और सेरोटोनिन क्या करते हैं? ये भी डायलेट कराएंगे ब्लड वेसल्स, बिग वेसोडाइलेटर है। फर्दर ये इंप्रूव करेंगे इंक्रीज मेम्ब्रेन परमेबिलिटी और इंक्रीज वेसोडाइलेशन। ये दूसरा फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करने के बाद। इस प्रोडक्ट को जाके हिट करता है, जब इस प्रोडक्ट को आगे हिट कर, इसको बुलाने का काम दूसरा काम है इसका, ठीक है। न्यूट्रोफिल वगैरह को बुलाता है ये, लेकिन उसको ना बुला के ये डायरेक्ट ये जो टॉक्सिन है ये जाके इसको हिट करता है। दूसरा चीज है ये टॉक्सिन C5A को एक्टिवेट करेगा, ठीक। C5A एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा? C5A एक्टिवेट केमिकल एजेंट है ये सर, ठीक। कीमोटैक्टिक का काम करेगा। ये जाएगा कहां? ब्लड वेसल्स में। ये C5A कहां आएगा? ये भी आएगा ब्लड वेसल्स में, ठीक है। और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है? सेल्स है। कौन सी सेल्स है? न्यूट्रोफिल, यस, ठीक है। न्यूट्रोफिल प्लस इंटरल्यूकिन 8, ठीक। तो ये जो C5A है ये आकर अट्रैक्ट करेगा न्यूट्रोफिल को, और न्यूट्रोफिल को यहां से न्यूट्रोफिल को बाहर निकालेगा, और न्यूट्रोफिल वहां पे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स कॉज करवाएगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएगा, क्योंकि ढेर सारे न्यूट्रोफिल आएंगे वहां तो अपना डिस्ट्रक्टिव एंजाइम छोड़ेंगे उस एरिया में, उस एरिया का सेल डैमेज होगा। कहां? जहां पे ये टॉक्सिन ने एक्टिवेट किया है, ठीक है। तो ये दूसरा मैकेनिज्म है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराने के बाद। तीसरा जो है वो टिश्यू फैक्टर है। इस इंडोटॉक्सिन से क्या क्या परेशानी होती है मैं वो बता रहा हूं, ठीक। तीसरा है टिश्यू फैक्टर। अब टिश्यू फैक्टर कैसे एक्टिवेट होता है? अभी देखो ये इंडोटॉक्सिन, ये ब्लड वेसल्स के अंदर होता है एक टिश्यू फैक्टर, यही जो 1 मिलियन फैक्टर क्या सर? नहीं, टिश्यू फैक्टर अलग होता है। फैक्टर नंबर 3 को बोलते हैं टिश्यू फैक्टर, ये सर, ठीक है। ये है टिश्यू फैक्टर, ठीक। अब ये जो टॉक्सिन है इंडोटॉक्सिन, ये यहां से आएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, ये आएगा इसको एक्टिवेट करेगा, टिश्यू फैक्टर को। कई सारे बुक्स में लिखा गया है टिश्यू फैक्टर की जगह हेजमैन फैक्टर। हेजमैन फैक्टर आल्सो रिस्पांसिबल, ठीक है, टू कॉज DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ठीक है। ये इंडोटॉक्सिन आएगा, इसको एक्टिवेट करेगा, ठीक। अब जब ये एक्टिवेट होगा तो ये एक्टिवेट करेगा फैक्टर नंबर 7 को, ठीक। फैक्टर नंबर 7 को एक्टिवेट करेगा, और फैक्टर नंबर 7 के साथ ये फैक्टर नंबर 8 के साथ मिलके और प्लस कैल्शियम के साथ मिलके, ये सब दोनों मिल जाएंगे तब, ठीक है। मेरी बात समझना, हाँ। ये टिश्यू फैक्टर एक्टिवेट किया फैक्टर नंबर 7 को, और इसने फैक्टर नंबर 8 और कैल्शियम के साथ मिलके ये फैक्टर नंबर 10 को एक्टिवेट किया, ठीक। और फैक्टर नंबर 10 ने क्या किया? फैक्टर नंबर 10 ने एक्टिवेट किया प्रोथ्रोम्बिन को, किया ना? हाँ, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर आ गया, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट किया थ्रोम्बिन में, ठीक है। और थ्रोम्बिन क्या किया? फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट किया? फाइब्रिन, ठीक है। उस फाइब्रिन में देखो, इस फाइब्रिन की वजह से इस ब्लड वेसल्स के अंदर डिफरेंट क्लॉट बनना शुरू हो जाएंगे। ब्लड वेसल्स के अंदर डिफरेंट क्लॉट्स और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने लगेगा। इम्बोलस का भी होगा, ठीक है, इम्बोलस का भी नहीं होगा, क्लॉट और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होने लगेगा। एक चीज और देखो, और ये सुनो, एक चीज और देखो, ये जब ये एक्टिवेट होगा, इसको सारे टिश्यू फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, तो सब क्लॉटिंग फैक्टर, जितने क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो सब यहाँ पे यूटिलाइज होने लगेंगे, ये सर यूटिलाइज होने लगेंगे ना। उस समय पेशेंट के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। क्लॉटिंग फैक्टर जो है, क्लॉटिंग फैक्टर को डिक्रीज होने लगेंगे। उस क्लॉटिंग फैक्टर डिक्रीज होने की वजह से उसके अंदर कोगुलेशन कैस्केड प्रॉपर काम नहीं करेंगे उस बॉडी के अंदर। जब कोगुलेशन कैस्केड प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे क्लॉटिंग फैक्टर में, उस समय जो पेशेंट को बीमारी होगा उसको बोलते हैं DIC, ठीक है। तो DIC, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, ये डिजीज है जो इसकी वजह से होता है। डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन,
ठीक, ये केवल हुआ इंडोटॉक्सिन की वजह से। एक इंडोटॉक्सिन, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ने इंडोटॉक्सिन को रिलीज किया है तो उस इंडोटॉक्सिन से इतनी सारी प्रॉब्लम्स ह्यूमन बॉडी के अंदर हो सकती है। ठीक है, ये है इंडोटॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। कोई सवाल है इसमें तो पूछो। एक सवाल ये है सर, आप बोले थे पहले जब पढ़ा रहे थे माइक्रो, तो बोले कि माइक्रोफेज जो होता है वो टॉक्सिन और पॉइजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, उसके लिए टी हेल्पर सेल्स आता है। तो आप बोले कि जो एक्टिवेट हो जाएगा माइक्रोफेज, फिर ये पूरी प्रोसेस होगी। कहाँ? यहाँ पे होना चाहिए क्या? MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल। ये सर MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल से थोड़ी बाइंड किया है, ये स्पेशल टोल लाइक रिसेप्टर से बाइंड किया है ना टॉक्सिन। मतलब तो रिकॉग्नाइज तो यही किया ना? नहीं, सुनो, टोल लाइक रिसेप्टर और ये टॉक्सिन आया, ठीक, और इसमें टोल लाइक रिसेप्टर स्पेशल बना, एक तरह का सुपर एंटीजन जो आके एक्टिवेट करता है, हिट करता है ना, वैसे टोल लाइक रिसेप्टर है। यस सर। वो भी आके बार-बार उसको हिट करता है। जब ये हिट करेगा कोई टॉक्सिन, ये कहाँ रिकॉग्नाइज किया? अगर ये रिकॉग्नाइज कर भी लिया होता तो ये चला जाता किसके पास? टी हेल्पर सेल के पास। लेकिन ये टी हेल्पर सेल के पास गया ही नहीं। यस सर, पहचाना गया, पहचाना ही नहीं इसने, Yes, sir. क्योंकि ऑर्गेनिज्म रहता तो ये तुरंत पहचान लेता है। ठीक है, तो इसलिए अगर ये जाता तो तब दिक्कत होती, तब तो मेरा घर बताया वो गलत साबित होता है कि नहीं? सिर्फ टॉक्सिन के लिए ही करेगा। ये जो एक्सोटॉक्सिन है वो अंदर से रिलीज होता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर से, लेकिन इंडोटॉक्सिन बाहर से। ठीक, उसी के अकॉर्डिंग एक्सोटॉक्सिन को 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, 3 टाइप्स के अंदर क्लासिफाई किया गया है। टाइप 1 जो है, पहला हम पढ़ते हैं टाइप 1। सर ये एक्सोटॉक्सिन के अंदर 3 टाइप्स हैं, 3 तरह के कैटेगरी के अंदर एक्सोटॉक्सिन को डिवाइड किया गया है। ये सबसे पहला टाइप 1 है। पहला जो टाइप 1 है, ये क्या करता है? ये वो टॉक्सिन टाइप 1 के अंदर जो टॉक्सिन आते हैं, ये वो टॉक्सिन है जो एक्ट करते हैं एज ए सुपर एंटीजन। सुपर एंटीजन के जैसे वो टॉक्सिन जो एक्ट करते हैं एज ए सुपर एंटीजन, उनको टाइप 1 कैटेगरी में रखा गया। एक्सोटॉक्सिन के टाइप 1 कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, सुपर एंटीजन जैसे कैसे? जैसे एग्जांपल इसके हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये बैक्टीरिया रिलीज करता है कौन-कौन से टॉक्सिन? बोलो। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, वेरी गुड। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, टॉक्सिन टाइप 1। यस सर। ठीक, और दूसरा रिलीज करता है एस स्किन स्कैल्डेड सिंड्रोम। ठीक है, और एक्सपोलिएटिव, और एक रिलीज करता है इंटेरोटॉक्सिन। ठीक, यस सर। ये जिसमें से ये जो दोनों है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, ये एड सुपर एंटीजन के जैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, देखो एक्ट कैसे करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं और क्या क्या इससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक मैं बना लेता हूं यहाँ पे, ये है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस है, ठीक, और यहाँ पे एक बना लेता हूं मैं टी सेल। मैक्रोफेज के ऊपर क्या होगा? MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल होता है ना। Yes. ये है MSC क्लास 2 मॉलिक्यूल। और टी सेल के पास क्या होता है? टी हेल्पर 4 2 टी हेल्पर सेल। एक रिसेप्टर CD, होता है CD. TCR, CD4 इसको बोलते हैं। एक CD4 और ठीक है, TCR और T cell receptors। टी सेल रिसेप्टर। ठीक, तो देखो क्या करता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। देखो करेगा क्या? ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम आगे यहां बाइंड करता है, एग्जैक्टली यहां बाइंड करता है। दोनों से ठीक, यस सर। और इन दोनों को ट्रिगर करेगा, ट्रिगर करेंगे सर, सुपर ट्रिगर करेगा, सुपर एक्टिवेट करेगा। फास्ट इसके अंदर एंटीजन नहीं है बच्चे, लेकिन ऐसे ये बाहर से आके इन दोनों मशीनरी को एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, अब जब ये दोनों को एक्टिवेट करेगा, ठीक, तो अब ये टी सेल रिलीज करता है एक साइटोकाइन, और उस साइटोकाइंस को बोलते हैं हम इंटरफेरॉन गामा। IFN गामा, ठीक, इंटरफेरॉन गामा। ये इंटरफेरॉन गामा आएगा, इस माइक्रोफेज पे एक्ट करेगा। ठीक,
उस समय मैक्रोफेज जब उसके बाद मैक्रोफेज एक्टिवेट हो गया, टी सेल ने रिलीज किया इंटरफेरॉन गामा, इस इंटरफेरॉन गामा ने मैक्रोफेज पे आगे एक्ट किया, और जब मैक्रोफेज एक्टिवेट होगा तो ये क्या क्या रिलीज करेगा, इंटरल्यूकिन, सेम वही प्रीवियस कंडीशन, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर नाइट्रोक्साइड, अल्फा, नाइट्रस ऑक्साइड, नॉट नाइट्रस ऑक्साइड, अच्छा इधर नहीं आया, इधर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये रिलीज करेगा ये चीज, ठीक, कोई डाउट नहीं। अब ये क्या करेगा, सेम वही कंडीशन, ये वैलोडाइलेट करवाएगा, इंक्रीज परमेबिलिटी, इंक्रीज परमेबिलिटी, ब्लड वेसल और ब्लड कैपिलरी, इंक्रीज परमेबिलिटी, दूसरा वैलोडाइलेशन, वेजोडाइलेशन, वैलोडाइलेशन, और ये इवेंचुअली लीड टू इंक्रीज परमेबिलिटी एंड वैलोडाइलेशन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन कॉज करेंगे ना, ये सर होगा, ठीक है, बीपी लो हो जाएगा उस कंडीशन में। ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर आल्सो लीड्स वैलोडाइलेशन एंड इंक्रीज परमेबिलिटी, उसी में पार्टिसिपेट, ठीक है, उसी में है ये, ठीक। तो ये एज जब टाइप 1 के अंदर आते हैं, वो टॉक्सिन जो एज ए सुपर एंटीजन एक्ट करते हैं, ठीक, और उस सुपर एंटीजन की वजह से टिश्यू हमारे डैमेज होने लगते हैं, और वो डैमेज, अब देखो उस डैमेज में क्या होगा क्या उस डैमेज में, अगर स्किन रेसेस निकलने लगेंगे, क्योंकि अगर ये स्किन के पास हो रहा है तो यहाँ की स्किन डैमेज हो रहा है ना, क्यों डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि ये इसको रिलीज किया है और ये इसको वैलोडाइलेट करवा देगा, जब वैलोडाइलेट करा देगा तो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स यहाँ पे जंप आउट करेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आएंगे, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स को रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से हमारा सेल डैमेज होगा, और सेल डैमेज होगा तो वो स्किन पे रेशेज वगैरह टाइप के, ये कुछ दिन के बाद स्किन पे रेशेज वगैरह दिखने लगते हैं, टॉक्सिक शॉक और स्किन स्कैल्पिंग सिंड्रोम। जेनाइटल में भी प्रॉब्लम होता है, जेनाइटल में भी प्रॉब्लम हो सकता है, इट आल्सो, ठीक। ये टाइप 1 है, एक्सोटॉक्सिन के टाइप 1 जो टॉक्सिन है, जिन टॉक्सिन को टाइप 1 में रखा गया है, वो एज सुपर एंटीजन एक्ट करते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन बॉडी में देखने को मिलती है, ठीक है ना। दूसरा है इसका टाइप 2, टाइप 2 के अंदर किस टाइप को ऑर्गेनिज्म को रखा गया, आल्सो इसका एग्जांपल है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, पायोजेंस कौन सा रिलीज करता है, स्ट्रेप्टोलाइसिन, स्ट्रेप्टोलाइसिन और प्लस एरिथ्रोसाइटोसिस, नहीं, ल्यूकोसिडीन, ल्यूकोसिडीन आल्सो रिलीज बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, हां वो तो नहीं, और उसमें भी एक रिलीज करता है स्ट्रेप्टोलाइसिन रिलीज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस लाइसिन का वो और ये करता है, मतलब दो तरह। अब दूसरी चीज है टाइप 2 है, टाइप 2 कैसे एक्ट करेगा, टाइप 2 के अंदर मान लो ये नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल, इस नॉर्मल सेल के अंदर क्या होंगे, न्यूक्लियस। टाइप 2 जो टॉक्सिन है, वो टाइप 2 टॉक्सिन, इसके ऊपर जितने चैनल्स होते हैं, चैनल, जैसे मान लो ये एक चैनल है, ठीक है, टाइप 2 के जितने भी टाइप 2 कैटेगरी के टॉक्सिन हैं, वो इस सारे चैनल को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं। बात समझ में आ रही है, बोलो, ठीक है। जो टाइप 2 कैटेगरी के जो टॉक्सिन एक्सोटॉक्सिन है, वो हमारे नॉर्मल सेल के इस चैनल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन करता है एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की तरफ, और इस मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे, ठीक है। वो देखो डैमेज कैसे करते हैं। इसका जो एग्जांपल है टाइप 2 के, वो है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस नाम सुने हो ना इसका, यस सर। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, अल्फा टॉक्सिन, अल्फा टॉक्सिन करता है ना, ये है अल्फा टॉक्सिन, गैंग्रीन कॉज होती है, ठीक है, गैंग्रीन वगैरह कॉज करता है जिससे। अब देखो एग्जैक्ट, अब गैंग्रीन में क्या होता है, सेल का डैमेज होता है, सेल डैमेज होता है ना, Yes, sir. इसको एग्जैक्टली डैमेज होता है कैसे। यहां पर मैं बना लेता हूं एक नॉर्मल सेल, ये है, बड़ा बना देता हूं, ये नॉर्मल सेल है, ठीक है। इस नॉर्मल सेल के ऊपर एक स्पेशल रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को बोलते हैं GM1A रिसेप्टर, दूसरा नाम है गैंग्लियोसाइट्स,
गैंग्लियोसाइट्स। इस रिसेप्टर को बोलते हैं GM1A गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर। ठीक, इस गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर पे ये अल्फा टॉक्सिन आके ट्रिगर करेगा। ठीक, इतना क्लियर है? अब ये ट्रिगर करने के बाद, ठीक, ये गैंग्लियोसाइट रिसेप्टर ये एक्टिवेट करेगा किसको? सेल में फॉस्फोलाइपेज C को। यस, ठीक है ना, फॉस्फोलाइपेज C को। ठीक, अब फॉस्फोलाइपेज C यहाँ दो एक काम करेगा। पहला फॉस्फोलाइपेज C का पहला फंक्शन है ये एक्टिवेट करेगा PI3P2 फॉस्फेट इनोसिटोल डाइफॉस्फेट। ठीक, और ये फॉस्फेट इनोसिटोल डाइफॉस्फेट किसमें कन्वर्ट होगा? वो दो चीज में DIG, एक किसमें होगा? DAG डाइसाइलग्लिसरॉल, और दूसरा कैल्शियम। ठीक है ना, उसी में आता है। ओके, अब ये डाइसाइलग्लिसरॉल किसको एक्टिवेट करेगा? वो जीन को फॉस्फोकाइनेज C फॉस्फोकाइनेज C को। ओके, फॉस्फोकाइनेज C कहां जाएगा फिर? वो जीन के पास है, एंडोप्लाज्मिक जीन के पास जाएगा। ये वो जीन है। ठीक, अब फॉस्फोकाइनेज C जाएगा इस जीन के पास और इस डीएनए को रेप्लिकेट कराएगा और डीएनए से प्रोटीन बनेंगे। प्रोटीन से वो जो प्रोटीन बनेंगे वो डिफरेंट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनेगा। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज पहला, और दूसरा जो मॉलिक्यूल बनेगा वो इंटरल्यूकिन 8। ये भी ठीक है, अब देखो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज क्या करेंगे बच्चे? अब यहां पर बना लेता हूं मैं एक ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, ये इसके एंडोथेलियल सेल, ये भी एंडोथेलियल सेल। ठीक, अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आएंगे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को डैमेज करने लगेंगे पूरे उस मेम्ब्रेन को। ठीक है, और इंटरल्यूकिन यहां से उठ के कहां जाएगा? ब्लड वेसल्स के अंदर। इंटरल्यूकिन 8 जो है वो बिग एग्रीगेटर है किसका? न्यूट्रोफिल का। ये है न्यूट्रोफिल। ठीक, अब ये इंटरल्यूकिन 8 न्यूट्रोफिल को बुलाएगा बाहर। अब न्यूट्रोफिल डिस्ट्रक्टिव एंजाइम से रिलीज करेगा इनके ऊपर, इनके ऊपर, नॉर्मल सेल के ऊपर। ठीक है, जिसके वजह से ये सेल डैमेज होने लगेंगे, पूरा मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, पूरा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो ये जो टॉक्सिन है, ये वो टॉक्सिन है जो सेल को डैमेज करते हैं। सेल के ऊपर जो भी ट्रांसपोर्ट चैनल्स हैं उस चैनल को डैमेज करते हैं। इस टाइप के टॉक्सिन को सेकंड कैटेगरी में रखा गया, एक्सोटॉक्सिन के सेकंड कैटेगरी में, टाइप 2 में रखा गया। ठीक, तीसरा जो टाइप्स है वो है टाइप 3। टाइप थर्ड के अंदर किस टाइप के? इसके अंदर तो अल्फा टॉक्सिन आ गया। टाइप थर्ड के अंदर किस टाइप के टॉक्सिन आएंगे? पॉइजन वाले एबी टॉक्सिन नाम सुने हो? एबी टॉक्सिन के नाम एबी टॉक्सिन आएंगे। ठीक, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। एबी का मतलब सर जैसे क्या होगा? एबी टॉक्सिन जैसे कि एबी टॉक्सिन के अंदर मान लो, इसके एग्जांपल बता देता हूं मैंने, फिर बता रहा हूं एग्जैक्टली ये वर्क कैसे करता है, फिर पता चल जाएगा एबी टॉक्सिन एग्जैक्टली है क्या। इसके एग्जांपल जैसे ई कोलाई और कोलेस्ट्रीडियम टेटनाई, ये सारे स्पीशीज हैं जो एबी टाइप के एबी टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अलग है। ये क्या करते हैं वैसे? ये सब जैसे ई कोलाई हो गया। थर्ड एक्सोटॉक्सिन के अंदर क्या होता है? जो एबी टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन इसके इंटरनल एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। ठीक है, ये इंटरनल एनवायरनमेंट को, और इंटरनल एनवायरनमेंट को डैमेज होने की वजह से ये सेल अंदर ही अंदर डैमेज होता है और इसमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा है। ठीक है, इसके जैसे कि कई सारे विब्रियो कोलेरा, जिसको कोलेरा टॉक्सिन बोलते हैं, है ना, कोलेरा टॉक्सिन बोलते हैं। एक तो है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो रिलीज करता है डिप्थीरिया टॉक्सिन, और दूसरा कोलेस्ट्रीडियम टेटेनस ये टेटेनस वैक्सीन को रिलीज करता है। ठीक, वैक्सीन नहीं तो ये सारे जो वैक्सीन है, अभी बहुत सारे हैं इसके अंदर। टॉक्सिन है सर,
बैसिलस एंथ्रेक्सिस है जो एंथ्रेक्स टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। वैक्सीन बोल रहे हैं आप। सॉरी, बैसिलस एंथ्रेक्सिस जो एंथ्रेक्स टॉक्सिन प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है। ये सारे टाइप 3 के एग्जांपल हैं। यस सर। ठीक, ये देखो, ये जब टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं बॉडी में, बैक्टीरिया जब रिलीज करता है, ये बॉडी के अंदर कैसे बॉडी के सेल्स को डैमेज करते हैं। ये देखो, ये मान लो ये एक सेल है दोबारा, ये एक नॉर्मल सेल है। इस नॉर्मल सेल के अंदर क्या है, ये है न्यूक्लियस, जीन, ठीक है। और इसके ऊपर ऑलरेडी एक सेम वही एक रिसेप्टर GM1 रिसेप्टर, GM1A रिसेप्टर, इसको बोलते हैं गैंग्लियोसाइड्स। गैंग वाला गैंग्लियो नहीं, गैंग्लियोसाइड्स, ठीक है, रिसेप्टर है। ठीक, इस पे देखो कॉलेरा का जो वैक्सीन है, टॉक्सिन है, सॉरी, कॉलेरा टॉक्सिन 1 और ये 2, क्योंकि लिखा हूं मैं ए बी टॉक्सिन, इसके बारे में पढ़ना है, ए बी टॉक्सिन के बारे में। ये है तुम्हारा बी टॉक्सिन और ये है तुम्हारा ए। इस टॉक्सिन के 2 ग्रुप हैं, ए और डी। ए और मतलब नाम सुने हुए, तुम पढ़े होगे ऐसे, सब यूनिट है। हाँ देखो, अब देखो ये जो बी का पोर्शन है, ये बी पोर्शन इसके साथ बाइंड करता है। यस सर, इस रिसेप्टर के साथ, ठीक है। जब बी पोर्शन इसके साथ बाइंड कर लेगा तो ये ए पोर्शन इजीली इंटर हो जाता है। बी पोर्शन इसको बिजी किए हुआ है, ठीक, और बी पोर्शन जैसे इसको बिजी करेगा, ये ओ पोर्शन एक्टिवेट हो, ये डायरेक्टली इंटर हो जाएगा अंदर। ए वाला अंदर आ जाएगा, ए वाला अंदर आ जाएगा, बी वाला वहीं पास में चला जाएगा, ठीक है ना। अब उस ये क्या करेगा, ये एक प्रोटीन को रिलीज करेगा जिसको बोलते हैं जी प्रोटीन। इधर ध्यान दो, यस सर, जी प्रोटीन एक्टिवेट करेगा, ठीक। और ओके, ये जी प्रोटीन किसको एक्टिवेट करता है, एडिनाइल साइक्लेज, एडिनिल साइक्लेज, ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज, एसी और एडिनाइल साइक्लेज क्या करेगा, वो एटीपीटेज, एटीपी को यूज करेगा, यस सर, एटीपी को, और कन्वर्ट होगा किसमें, वो साइक्लिक एएमपी में, साइक्लिक सीएमपी, साइक्लिक एएमपी। एटीपीएच एंजाइम प्रेजेंट। अब ये साइक्लिक एएमपी किसको एक्टिवेट करेगा, वो उसमें क्या बोलते हैं, सेल में करेंगे क्या, प्रोटीन काइनेज ए, प्रोटीन काइनेज, साइक्लिक एएमपी, प्रोटीन काइनेज ए, ठीक। इस प्रोटीन काइनेज ए ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट करवाएगा, फॉस्फोराइलेट इन द सेंस ये जितने भी चैनल्स हैं उनको सबको मतलब स्पोर फॉर्म कर देगा, बोलते हैं सबके चैनल्स के जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक है ये सबको फेल्ड करवा देगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्लोरीन सारे और H2O मॉलिक्यूल सारे बाहर जाएंगे।